हमारे सौर मंडल में छिपे ग्रहों की खोज का एक लंबा इतिहास है। 1990 तक पृथ्वी से सौर मंडल में 7 अन्य ग्रहों की खोज की जा चुकी थी, जिससे कुल 8 ग्रह हो गए थे। लेकिन 1902 में अमेरिकी खगोल शास्त्री पर्सिवल लोवेल ने 9वें ग्रह के अस्तित्व का सुझाव दिया। उस समय वह मंगल का अध्ययन कर रहे थे और वहां बुद्धिमान जीवन के अस्तित्व को साबित करने की कोशिश कर रहे थे। जैसा कि कई खगोल शास्त्री उस समय सोचते थे कि लाल ग्रह पर मार्टियंस हो सकते हैं, इसलिए लोवेल ने सौर मंडल और उस समय ज्ञात ग्रहों को अच्छी तरह से समझ लिया। यह उनके शोध का परिणाम था कि उन्होंने विश्वास किया कि वहां एक 9वां ग्रह हो सकता है। ये इसलिए था क्योंकि उन्होंने ग्रहों के कक्षाओं, उल्का वर्षा और धूमकेतुओं के बीच के संबंध में कुछ अजीब देखा। वास्तव में कुछ ऐसा था जो यूरेनस और नेपच्यून की कक्षाओं को प्रभावित कर रहा था। 1905 में उन्होंने इस ग्रह की खोज शुरू की, लेकिन इसे कभी नहीं खोज पाए। लोवेल की 1916 में मृत्यु हो गई, लेकिन एक अन्य अमेरिकी खगोल शास्त्री आए और इस रहस्यमय 9वें ग्रह को खोजा और 18 फरवरी 1930 को क्लाइड टोम्बो नामक एक अन्य अमेरिकी खगोल शास्त्री ने इस खगोलीय वस्तु को खोजा और इसे प्लूटो नाम दिया गया। हाँ, प्लूटो को कभी प्लैनेट एक्स के नाम से जाना जाता था। तो हमने आपको यह सब क्यों बताया? क्योंकि ऐसा लगता है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है और खगोल शास्त्री सौर मंडल में कुछ अजीब देख रहे हैं। लेकिन सौर मंडल के किनारे ग्रहों को खोजना उतना आसान नहीं है जितना आप सोच सकते हैं। यहाँ तक कि हमारी वर्तमान तकनीक के साथ भी वास्तव में वहाँ एक से अधिक ग्रह हो सकते हैं जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वर्तमान स्थिति यह है कि कुछ खगोल शास्त्री सोचते हैं कि हमने अभी तक एक और 9वें ग्रह की खोज नहीं की है, लेकिन ये एक और बौना ग्रह नहीं होगा जैसा कि प्लूटो है। ये शायद बहुत बड़ा होगा। खगोल शास्त्री ये मानते हैं कि वहाँ अज्ञात ग्रह हैं क्योंकि कुछ कोझाई तंत्र नामक चीज के कारण। कोझाई तंत्र खगोलीय यांत्रिकी में एक गतिशील प्रभाव है जो 2 खगोलीय पिंडों के कक्षाओं के विकास का वर्णन करता है। आमतौर पर एक त्रिपिंड प्रणाली जहां एक पिंड एक दूसरे पिंड द्वारा कक्षागत होता है, जबकि दोनों एक तीसरे पिंड द्वारा कक्षागत होते हैं। इस प्रभाव का पहली बार जापानी खगोल शास्त्री योशिहाइड कोझाई ने 1962 में वर्णन किया था। एक त्रिपिंड प्रणाली में कोझाई तंत्र आंतरिक पिंड की कक्षा की झुकाव और उत्केंद्रीयता को आवधिक रूप से दोलित करता है। विशेष रूप से जैसे जैसे आंतरिक पिंड की उत्केंद्रीयता बढ़ती है, उसकी झुकाव घटती है और इसके विपरीत। यह आवधिक आदान प्रदान उत्केंद्रीयता और झुकाव के बीच कोणीय संवेग और प्रणाली की कुल ऊर्जा के संरक्षण का परिणाम है। कोझाई तंत्र विशेष रूप से ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स टीएनओ या टीएनओ की कक्षीय गतिकी के अध्ययन में प्रासंगिक है, जो सौर मंडल के बाहरी क्षेत्रों में छोटे ग्रह या बौने ग्रह होते हैं। टीएनओ अक्सर एक दूर के बड़े पिंड जैसे नेपच्यून या किसी अन्य बड़े ग्रह के साथ एक त्रिपिंड प्रणाली में होते हैं, जो टीएनओ की कक्षाओं पर कोझाई प्रभाव डाल सकते हैं। टीएनओ के मामले में कोझाई तंत्र का उनकी कक्षीय गतिकी पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है। उदाहरण के लिए कोझाई प्रभाव टीएनओ की कक्षाओं को लंबे समय के पैमानों पर अत्यधिक झुका और उत्केंद्रीय बना सकता है। इससे कक्षीय अस्थिरताएं, अन्य ग्रहों या सूर्य के साथ निकट मुठभेड़ और यहाँ तक कि सौर मंडल से निष्कासन हो सकते हैं। टीएनओ में कोझाई तंत्र के प्रभावों का अध्ययन सौर मंडल के गठन और विकास को समझने के साथ साथ इन दूर के पिंडों के दीर्घकालिक कक्षीय व्यवहार की भविष्यवाणी करने के लिए महत्वपूर्ण है। कोझाई तंत्र के प्रभावों का अध्ययन करके खगोल शास्त्री उन गतिशील प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने सौर मंडल के बाहरी वास्तुकला और टीएनओ की कक्षीय विशेषताओं को आकार दिया है। 2010 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 2 खगोल शास्त्रियों ने कोझाई तंत्र का उपयोग करके प्लैनेट एक्स के संभावित सबूत प्रदान किए। उन्होंने जो पाया वह बौने ग्रहों और उन ट्रांस नेपच्यूनियन वस्तुओं की कक्षीय व्यवहारों में असंगतियां थीं। टीएनओ के कुछ उदाहरण प्लूटो, शेरॉन, एरिस और सेडना है। टीएनओ के बारे में दिलचस्प बात यह है कि कुछ की खोज की गई थी कि वे समूहों में परिक्रमा कर रहे थे और यह असामान्य है जब तक कि कुछ बड़ा उन्हें प्रभावित न कर रहा हो। जिस क्षेत्र में ये टीएनओ हैं, उसे काइपर बेल्ट कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति अभी भी खगोल शास्त्रियों के लिए एक बड़ी पहेली है। सौर मंडल का यह क्षेत्र अविश्वसनीय रूप से अंधकारमय है और सूर्य से बहुत कम प्रकाश को परावर्तित करता है। मॉडलों के आधार पर खगोल शास्त्री सोचते हैं कि प्लैनेट एक्स सूर्य से नेपच्यून की तुलना में कम से कम 20 गुना दूर है। नेपच्यून की औसत दूरी सूर्य से लगभग 2.8
बिलियन मील है। ये इतनी दूर है कि इसे समझना भी मुश्किल है। नेपच्यून को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग 165 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। अगर प्लैनेट एक्स वहां बाहर है तो खगोल शास्त्री मानते हैं कि इसे सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में 10,000 से 20,000 साल लगेंगे। इन सभी चीजों को जोड़ें और आपको यह समझने का एक विचार मिलेगा कि इसे ढूंढना क्यों इतना कठिन रहा है। 2014 में वैज्ञानिकों ने गणनाएं की और मानते हैं कि अगर प्लैनेट एक्स अस्तित्व में है तो इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 2 से 15 गुना अधिक होना चाहिए और इसकी कक्षा सूर्य से 250 से 1500 खगोलीय इकाइयों के बीच होनी चाहिए। एक खगोलीय इकाई जिसे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के रूप में परिभाषित किया गया है 93 मिलियन मील है। दूसरे शब्दों में यह हमसे बहुत बहुत दूर है। अगर यह अस्तित्व में है तो हमारी खोज में हम अब कहां हैं? इस रहस्यमय फैंटम ग्रह के छिपने का एक आखिरी स्थान हो सकता है। खगोल शास्त्री पैन स्टार्स या पैनोरामिक सर्वे टेलीस्कोप और रैपिड रिस्पांस सिस्टम का उपयोग करके आकाश के उन सभी क्षेत्रों को व्यवस्थित रूप से कवर कर रहे हैं जहां ग्रह के होने की संभावना है। अब तक एक टीम ने कहा है कि उसने पिछली पढ़ाई से गणना किए गए संभावित स्थानों के 80% को समाप्त कर दिया है। लेकिन एक और टेलीस्कोप है जिसके बारे में वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर प्लैनेट एक्स वहां बाहर है तो यह इसे लगभग तुरंत खोज लेगा। वीसी रूबिन ऑब्जर्वेटरी या लार्ज सिनॉप्टिक सर्वे टेलीस्कोप वर्तमान में निर्माणाधीन है और यह जनवरी 2025 में चालू होने वाला है। हांगकांग के शिक्षा विश्वविद्यालय के खगोल शास्त्री मैन हो चान के अनुसार प्लैनेट एक्स के चारों ओर लगभग 20 चंद्रमा हो सकते हैं जिनमें से प्रत्येक का व्यास लगभग 62 मील है। चान कहते हैं कि ये चंद्रमा प्लैनेट एक्स से ज्वारीय हीटिंग के कारण गर्म होंगे और इससे इन वस्तुओं का तापमान लगभग -280 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल गर्म नहीं लगता, लेकिन काइपर बेल्ट में औसत तापमान एक सर्द -370 डिग्री फ़ारेनहाइट है। गर्म चंद्रमा का एक उदाहरण ज्वालामुखीय रूप से सक्रिय आईओ है जो बृहस्पति की परिक्रमा करता है। चंद्रमा का अत्यंत गर्म पिघला हुआ कोर ज्वारीय हीटिंग के परिणाम स्वरूप होता है जो बृहस्पति के साथ खींचतान से उत्पन्न होता है। इसलिए अगर प्लैनेट एक्स के चंद्रमा हैं और वे इतने गर्म हो जाते हैं तो वे संभवतः एक मध्यम रेडियो सिग्नल उत्सर्जित करेंगे जिसे नया रूबिन टेलीस्कोप चालू होने पर पकड़ सकता है। फिर भी प्लैनेट एक्स की खोज अभी भी जारी है। याद रखें, जब हमने पहले कहा था कि वहां 2 ग्रह हो सकते हैं, खगोल शास्त्री अब सौर मंडल के अंत में स्थित ठंडे और रहस्यमय ऊर्ट क्लाउड की खोज कर रहे हैं और अब यह कह रहे हैं कि सूर्य से कई 100 अरब से लेकर कई ट्रिलियन मील की दूरी पर फैला यह बर्फीली वस्तुओं का विशाल संग्रह एक बाहरी एक्सोप्लैनेट को छिपा सकता है। तो उन्होंने यह विचार कैसे विकसित किया? एक अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं की टीम ने प्रारंभिक सौर मंडल की अस्थिर यांत्रिकी का अनुकरण किया और पाया कि एक या अधिक ग्रह आकार की पिंड ऊर्ट क्लाउड में आकर रुक सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? लगभग 4.5 अरब साल पहले जब सौर मंडल का निर्माण शुरू हुआ था, यह एक अराजक स्थान था। तेजी से ठंडे होते प्रोटोप्लैनेटरी धूल के बादलों ने हर दिशा में मलबा भेजा। बड़े बड़े चट्टानों से लेकर ग्रह आकार के टुकड़ों तक जो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बचने के लिए काफी दूर फेंक दिए गए थे। दिलचस्प बात यह है कि खगोल शास्त्रियों ने अन्य दूर के सौर मंडलों में आवारा ग्रहों को घूमते देखा है। हालांकि वे स्वीकार करते हैं कि हमारे प्रारंभिक सौर मंडल में इन आवारा ग्रहों का निर्माण होने की संभावना बहुत कम है। फिर भी यह संभव है कि 1 या 2 ग्रह बने और ओर्ट क्लाउड के ठंडे अंधकार में तैरते हों। हालांकि वे यह भी सोचते हैं कि यह अधिक संभावना है कि किसी अन्य सौर मंडल से एक नेपच्यून जैसे ग्रह को सूर्य के गुरुत्वाकर्षण ने पकड़ लिया और ओर्ट क्लाउड में कहीं आकर रुक गया। उनका मानना है कि इसके होने की संभावना लगभग 7% है और अगर ऐसा है तो एक और प्लैनेट एक्स वहां बहुत दूर हो सकता है। हालांकि अगर ऐसा हुआ भी तो यह नेपच्यून की कक्षा को प्रभावित करने के लिए बहुत दूर होगा और फिर भी इसे ढूंढना उतना ही कठिन होगा। शायद प्लैनेट एक्स या यह अन्य सैद्धांतिक बाहरी ग्रह बिल्कुल अस्तित्व में नहीं है। यह कुछ पूरी तरह से अलग हो सकता है। वास्तव में कम से कम कुछ भौतिकविदों का मानना है कि प्लैनेट एक्स कोई ग्रह नहीं है बल्कि एक आदिम ब्लैक होल है। दिवंगत भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि इन प्रकार के ब्लैक होल बिग बैंग के अवशेष थे और आकार में एक परमाणु से लेकर सूर्य से 1 लाख गुना बड़े तक हो सकते हैं। ये भौतिक विज्ञानी सोचते हैं कि यह ब्लैक होल एक
बॉलिंग बॉल के आकार का हो सकता है और यह गुरुत्वीय और कक्षीय विसंगतियों को समझा सकता है और यह भी समझा सकता है कि दूरबीनों ने कभी कुछ क्यों नहीं पकड़ा। अभी के लिए हमारे पास केवल कंप्यूटर मॉडल और सिद्धांत है, कोई भौतिक प्रमाण नहीं है। लेकिन याद रखें कि बौने ग्रह प्लूटो को खोजने में भी लंबा समय लगा और किसी ने नहीं सोचा था कि यह अस्तित्व में है। इसलिए हम आपको यहाँ बने रहने के लिए आमंत्रित करते हैं ताकि अगर हम प्लैनेट एक्स की खोज करते हैं तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। यदि आपने वीडियो का आनंद लिया तो हमें लाइक देकर बताएं। हम अपने सभी दर्शकों की सराहना करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।